स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे भाई? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ के अंदर टॉपिक चल रहा है। और कौन सा टॉपिक चल रहा है? इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। अगर किसी चार्ज की बात करें, चार्ज का इक्विलिब्रियम है तो चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। याद रहेगा। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है? सारे चार्जेस पर फोर्स क्या होगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? सारे चार्जेस का आपस में फोर्स क्या होता है? सारे चार्जेस का आपस में फोर्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो चार्ज इक्विलिब्रियम में है, भाई जो चार्ज इक्विलिब्रियम में उसको फोकस कर लो, उसको पकड़ लो और उसका इक्विलिब्रियम बना दो। और यह दूसरा काम क्या हो सकता है? पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो किसी भी चार्ज पर फोर्स क्या होगा? फोर्स इज जीरो ऑन ऑल द चार्ज। जितने भी चार्जेस हैं सब पर फोर्स क्या होगा? जीरो। कितनी सी बात पढ़नी। अब आइए क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। बुकलेट में अपनी 17 नंबर पे है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। इसको आप कम से कम 2 से 4 बार कर लीजिएगा। जो ज्यादा फेमस हो उनको ज्यादा कर लिया करो। क्यों? रिपीट हो जाते हैं। बाद में बड़ा अफसोस होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन तो आपसे नहीं हो पाया। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन आपके नूतन एक बुक आती है कुमार मित्तल वाली, उसमें भी दिया है। ये क्वेश्चन आपका जो है उसमें भी आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन आपका दोनों जगह आ चुका है। तो अब आइए किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है। अब इन्होंने कहा है कि स्क्वायर का जो सेंटर होता है यहाँ पे, हम यहाँ पर कितना चार्ज रख दें। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर कितना चार्ज रख दें कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम। पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ Q सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। बात को आप समझिए। पूरा का पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो बताइए कितनी चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे रख दें? कितनी चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे रख दें कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका किस में हो जाए? बताओ, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये आपके सारे के सारे चार्जेस हैं इक्वल। क्यों? तो अब इसको करने का बहुत सीधा सीधा तरीका है। तरीका इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी भी चार्ज पर क्या करेंगे बताओ? फोर्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? फोर्स। और उसको उठा करके क्या करेंगे? जीरो। क्लियर है कि नहीं? किसी भी चार्ज पर क्या निकाल लेंगे बताओ? फोर्स। जैसे ये देखो, यहाँ पर इस वाले चार्ज पर फोर्स निकाल लिया जाए। क्यों? और उसके बाद इसका नेट क्या कर दिया जाए? जीरो। क्लियर हो रहा है? ये चार्ज अभी थोड़ी देर बाद रखेंगे। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये वाला 3 है। क्यों? तो ये जो 1 वाला है ये कितना फोर्स इस पर लगाएगा? F1 नाम रख लो। और ये जो 2 वाला आप सामने देख रहे हैं ये कितना फोर्स यहाँ पर लगाएगा बताओ? ये फोर्स हमारा लगाएगा F2। और ये चार्ज आपका है, ये चार्ज है, ये कौन सा फोर्स लगाएगा? F3। ये कौन हो गया? F1। ये कौन है? F2। ये कौन है? बताइए भाई, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक हमारा F1 हो गया, एक कौन सा हो गया? F2 हो गया और एक कौन सा हो गया? F3। हम पहले क्या करेंगे? F1 F3 का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। F1 और F3 का रिजल्टेंट दोनों के बीच में से जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ भाई, सही है कि नहीं? F1 और F3 का रिजल्टेंट बीच में जाएगा। ये हमारा F1 है, ये F3 है और दोनों के बीच में ये क्या हो गया? F डैश। ये F1 हो गया, ये F3 हो गया, ये कौन सा हो गया? F डैश हो गया। ये F डैश और F2 आपस में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? F डैश और F2 मिला दिया जाए तो यहाँ से F होगा कि नहीं होगा? बोलो, सही है यहाँ तक कि नहीं? क्या हो गया बताओ? ये आपका फोर्स हो गया F1, ये कौन सा हो गया? F3। बीच में कौन सा फोर्स जा रहा है? F डैश। F डैश को किससे मिला दिया? F2 वाले से। किससे मिला दिया? रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको मैंने अलग से भी आपको कराया, याद करिए। बार बार इसलिए मैं करा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मैं बोला हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत कायदे से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ देखिए F1 और F3 की वैल्यू क्या होती है बताओ? सेम।
कितनी आएगी के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों क्या आ जाएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ, एफ डैश बराबर क्या हो गया, के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और पीछे क्या लग जाएगा बोलो, √2 लग जाएगा कि नहीं। क्लियर हुआ। अब आप देखो F2 की बात करो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, r√2 है, तो यहाँ पर जो F2 आएगा कितना आएगा, ये आएगा के और क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर हो गया। क्यों, और ये हमारा हो गया सेकंड। दोनों को आपस में क्या करो बताओ, ऐड कर दो। ये क्या हो गया बताओ, F बराबर है के और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और √2 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और √2 प्लस 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। एनी प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए भाई, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और √2 प्लस 1/2। नोट कर लिया। सबसे पहले किसी भी चार्ज पर आप फोर्स निकालेंगे, पहला काम। सबसे पहले आप किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालेंगे। अब हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। बोलो ये क्या हो जाएगा, बोलो माइनस क्यू आ जाएगा। यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो माइनस क्यू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला चार्ज कौन सा हो गया, बोलो माइनस क्यू हो गया। अगर ये माइनस क्यू है तो क्या करेंगे इसमें, है अगर ये माइनस क्यू है तो इसमें क्या करेंगे, ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, है। ये मान लो F डबल डैश है, ये फोर्स क्या करेगा, इन सबके रिजल्टेंट को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा। देखो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैंने बोला सब पर फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अब आप देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, सारे प्लस हैं, तो यहाँ तो माइनस रखना पड़ेगा। बोलो वरना सारे लड़ मरेंगे आपस में। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बताओ, बीच में हमको कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा, माइनस की प्लस, माइनस वाला रखना पड़ेगा कि नहीं। बीच में हम जो चार्ज रखेंगे कौन सा वाला रखेंगे, माइनस वाला रखेंगे। यहाँ आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये आ जाएगा √2 प्लस 1/2। क्या आ जाएगा बताओ, √2 प्लस 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है, तो ये F डबल डैश निकाल लिया जाए। देखिएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक ये आएगी बेटा r√2 अपॉन 2। क्यों, पूरा कितना दिया हुआ है, r√2, हमने डिवाइड किससे कर दिया, बाय 2। तो यहाँ पर क्या मिल गया बताओ, ये मिल जाएगा r/√2। कितना मिल जाएगा, ये r/√2 मिल जाएगा। क्यों, क्या हो गया, ये r√2/2 हो गया। ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, r/√2 आ गई कि नहीं आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई, ये r/√2 आ गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, f डैश की वैल्यू निकाल लें। f डैश की कितनी वैल्यू होगी भाई, f डबल डैश की वैल्यू आएगी के स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r/√2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये आएगा 2 स्मॉल k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। यही तो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, ये हमारा हो गया 2 स्मॉल k Q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या करना है बताओ, नेट 0 करना है।
तो f की वैल्यू किसकी इक्वल कर दोगे, f डबल डैश, क्यों कर दोगे, यहां पर देखो f कितना आ रहा है बच्चा, ये आ रहा है k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना है √2 + 1/2, ये कितना आ गया 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन क्या है r स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, बोलो फिर से आप देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये फोर्स आपका पहले से आ रहा था और अब जो नया फोर्स हमारा आ गया कितना आ गया F डबल डैश, ये किसने लगाया, F डबल डैश जो है वो इसने अप्लाई किया इनके बीच में, क्यों F इनका रिजल्टेंट आ रहा था, दोनों कैंसिल कर दें, यहाँ से देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, k से k कट गया, यहाँ पर कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, अब आप यहाँ से स्मॉल q निकाल लो कितना आएगा, है ये स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, q अपॉन 2, और यहाँ पर आ गया √2 + 1/2, यहाँ पर आ गया माइनस, नोट कर लीजिए इसको, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्मॉल q माइनस q/2 √2 + 1/2, ठीक, √2 + 1/2, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए नेक्स्ट, हटा दें, हाँ अब बात तो समझते हैं। मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कर लिया। अच्छा, इक्विलिब्रियम में कुछ क्वेश्चन आपके पेंडुलम बेस्ड आते हैं, है ना, कूलम्स लॉ में कुछ क्वेश्चन आते हैं इक्विलिब्रियम वाले जो पेंडुलम बेस्ड होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम, हेडिंग डालेंगे पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स। हम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी करें जो कि पेंडुलम बेस्ड हैं, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स। जैसे क्वेश्चन ये देखिए, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। यहां पर ये दो पेंडुलम है, एक पेंडुलम ये है और एक पेंडुलम ये है ना, ये दो पेंडुलम है, ये चार्ज Q है, ये मास m है, ये चार्ज Q है, ये मास m है, ये L हो गया, ये L हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये R हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार?
अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या आएगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका चार्ज शायद Q1 है, मास क्या है M1 है, इसका चार्ज क्या है Q2 है, मास क्या है बताओ M2 है। तो भाई अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताओ, रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर। अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो देखो ऐसे होगा इधर और ऐसे हो जाएगा इधर। बात तो समझिए, ये हमारा कौन सा हो जाएगा बोलो, F12 बोलेंगे इसको, और ये वाला कौन सा होगा बोलो, F21 आएगा कि नहीं आएगा। एक हमारा कौन सा होगा बताओ, F21 होगा, और एक हमारा कौन सा हो जाएगा, F12 हो जाएगा। ये हमारे दो फोर्सेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अच्छा नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा बताओ, M1G होगा, इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या लगेगा, M2G होगा कि नहीं होगा। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा कौन सा हो गया बताओ, F12 हो गया, वो हमारा कौन सा है F21 है। इसमें नीचे की तरफ क्या जा रहा है बोलो, M1G, उसमें नीचे की तरफ क्या जा रहा है बोलो, M2G जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक काम करिए, यहाँ से आप यहाँ से डाल दीजिए लाइन बीच में से वर्टिकल, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है और इधर वाला एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं इसमें टेंशन भी तो होगा। ये मान लो T1 है, अब यहाँ से इसको ऊपर बढ़ा दिया जाए, ये कितना होगा बेटा अल्फा, तो ये भी क्या है, ये कौन हुआ T1 cos अल्फा, इधर क्या होगा T1 sin अल्फा। चलिए बना डालिए। ये आपका M1G है, ये M2G है, ये F12 है, ये हमारा F21 है। ये भी इक्विलिब्रियम में, वो वाला भी इक्विलिब्रियम में। अब आप यहाँ देखिए, ये हमारा T2 है, ये हो गया आपका ऊपर की तरफ बीटा, ये आ गया T2 cos बीटा, इधर की तरफ क्या आ गया T2 sin बीटा। क्यों, इसमें भी आप ब्रेक कर लो। यहाँ पर ये हमारा T1 है और ये हमारा यहाँ पर T2 है। T1 के तोड़ लीजिए कंपोनेंट, T1 cos अल्फा, ये हमारा हो गया T1 sin अल्फा। T2 के ब्रेक कर लीजिए, T2 cos बीटा, और इधर की तरफ क्या होगा बताओ, T2 sin बीटा। आया समझ में कि नहीं आया। अब T1 जो sin अल्फा हमारा है, ये बराबर किसके होगा, T1 sin अल्फा बराबर होगा F12 के, और यहाँ पर आएगा T1 cos अल्फा बराबर किसके है, M1G। डिवाइड कर दो भाई यहाँ से, तो क्या मिला यहाँ से, tan अल्फा बराबर है F12 अपॉन M1G। दक्षिण निकालो, कथा ऐसे तो बड़ी क्यों, पंडित जी लोग कथा ऐसे तो कहते हैं तो जजमान, सही बात है। वेक्टर का साइन मत लगाना, गोली मार देंगे। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चल रहा है, यहाँ पर F12 के ऊपर वेक्टर मत लगाना। जब आपने यहाँ पर F12 लिखा है तो एरो लगा है, जब आप यहाँ पर इक्वल करेंगे तो यहाँ एरो मत लगा देना। ये सिर्फ क्या लिखा जा रहा है बताओ, मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। तो भाई क्या लगा है, ये मैग्नीट्यूड है केवल, यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। हालांकि लगा दोगे तो हम कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन लॉजिकली गलत है वो। क्लियर है, लॉजिकली क्या है, गलत है।
कंपोनेंट जब निकाल लिए जाते हैं बेटा, कंपोनेंट की परिभाषा जानते हो क्या होती है? नहीं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कहलाता है? कंपोनेंट। आपने उसकी डेफिनेशन में ही लिखा ये मैग्नीट्यूड है, तो अब एरो कहाँ बचा? अब एरो क्यों लगाओगे? कभी आपने देखा वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखा ऊपर एरो लगाओ? कभी देखा है? नहीं देखा होगा, हालांकि तुमने देखा ही अभी क्या है, तो दुनिया देखी कहाँ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट के ऊपर एरो नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते बताओ? कंपोनेंट तोड़ लिया मतलब अब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? वो वैल्यू लेंगे। हमने बोला एक्स कंपोनेंट, तो पता ही चल गया ना डायरेक्शन कौन सी है, एक्स। तो यहाँ भी जब हम ये ले रहे हैं ना, ये देखो साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है, जिससे जब बराबर करेंगे तो ये सब दोनों स्केलर वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड है ना। इसमें अब आपको वेक्टर नहीं लगाना, ध्यान रखिए, ठीक? लॉजिकली गलत हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया बताओ? f12 अपॉन कितना है? f1g। अब आप यहाँ पर देख लो बच्चा, tan बीटा बराबर क्या है? f21 अपॉन f2g। पसंद आया कि नहीं? एक tan अल्फा हो गया, एक कौन हो गया? tan बीटा। दो हो गए कि नहीं हो गए? एक tan अल्फा है और दूसरा हमारा क्या है बोलो? tan बीटा है। एक tan अल्फा हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? tan बीटा हो गया। नोट करें इसको। वन इज tan अल्फा, अदर इज tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा और tan बीटा। अब क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q1 और Q2 आपस में क्या है? रिलेशन दिया है। Q1 की वैल्यू किससे ज्यादा है? कि बराबर है? ज्यादा है। और M1 और M2 आपस में बराबर है। ये जो क्वेश्चन उसने पहला वाला दिया वो यही तो दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है और M1 वाला किसके बराबर है बोलो? M2 के बराबर है। तो पूछ रहा है अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होगा? क्या पूछ रहा है वो? अल्फा और बीटा का रिलेशन बताइए। क्या दिया हुआ है बताओ? है Q1 Q2 से ज्यादा है, M1 M2 आपस में बराबर है। रिलेशन बताइए आप। बहुत सिंपल सी बात, दिल से पूछिए। चार्ज कोई भी बड़ा हो छोटा हो, फोर्स बराबर लगता है, याद रहेगा। कोई भी बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। F12 बराबर हमेशा किसके होता है? F21 के होता है। मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? बोलो, हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप tan अल्फा के फॉर्मूले में देखें तो ऊपर वाला पोर्शन ये और tan बीटा में ऊपर वाला ये हमेशा बराबर होंगे। होंगे बराबर कि नहीं होंगे? प्रॉब्लम कहाँ आकर के रुकती है? नीचे वाले पार्ट में। अगर मास बड़ा है तो एंगल छोटा होगा, मास छोटा है तो एंगल बड़ा होगा। यहाँ मास बराबर है, अगर मास बराबर है इसका मतलब अल्फा बराबर किसके होगा? छाप। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अगर मास बराबर है तो क्या होगा? एंगल बराबर होगा। इतनी सी बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? याद रहेगा। एंगल मास पर डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। एंगल किस पे डिपेंड करता है बोलो? मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। सच बात है कि नहीं? नोट कर लीजिए। एंगल जो है वो मास पर डिपेंड करेगा, लिख भी लेना अपना हिंदी में। एंगल जो है वो मास पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा एक बात और देखिए, अगर मान लो M1 बड़ा होता तो अल्फा छोटा हो जाता। क्यों? इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए M1 बड़ा है, M1 M2 से बड़ा है, तो यहां से अल्फा लेस देन बीटा हो जाएगा। अगर M1 M2 से बड़ा है तो अल्फा लेस देन क्या होगा? बीटा। अगर मान लीजिए तीसरा बात करें, M1 की वैल्यू M2 से कम है तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, M1 M2 से बड़ा है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी?
अगर m1 m2 से बड़ा है तो अल्फा लेस देन बीटा, m1 छोटा है तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा। क्यों? जिधर का मास बड़ा होता है उधर का एंगल छोटा होता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक, बहुत कायदे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, है ना, बड़ा फेमस है और क्वेश्चन आते हैं इस पर, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। आया समझ में? जनरली जो क्वेश्चन आते हैं बच्चा, उसमें आपको दोनों तरफ चार्जेस और मास बराबर देता है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दोनों बराबर देता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी मास m है, ये भी मास m है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, है यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ऐसे। यहाँ पर इन्होंने दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जब दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया है तो ये क्या हो गया f, ये नीचे की तरफ क्या हो गया mg। बात को समझिए, ये यहाँ पर क्या है बताओ f, और ये हमारा क्या है बोलो mg है। ये एंगल हमारा हो गया t, टेंशन हो गया सॉरी, ये एंगल थीटा, ये t cos थीटा, और ये हमारा क्या हो गया बोलो t sin थीटा। तो यहाँ t sin थीटा बराबर किसके हो गया बोलो f, और t cos थीटा बराबर किसके हो गया m। ये हो गया tan थीटा बराबर किसके f अपॉन mg। tan थीटा बराबर किसके हो गया बोलो f अपॉन mg। tan थीटा बराबर है f अपॉन mg। tan theta is equals to f upon mg। ठीक, tan थीटा बराबर है f अपॉन mg। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन नीट में आया था, इन्होंने क्या किया था कि ये वाली डिस्टेंस दे रखी थी y, याद करिए, ये वाली डिस्टेंस y, ये वाली क्या है r, है ना। अब इन्होंने क्या किया था, ऊपर से इसको बांध दिया था यहाँ तक का पोर्शन बांध दिया था ऐसे, बात नहीं कर, और ये क्या हो रहा था यहाँ पे, ये हमारा r/2 हो गया, और ये नीचे कितना हुआ सॉरी y/2 हो गया ये, और ये नीचे भी आपका y/2 है। अब ये डिस्टेंस हमारी r' हो गई कि नहीं हो गई? अब ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई बताओ, r' हो गई कि नहीं हो गई? बात को समझिए, क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस हमारी y/2 है, ये वाली भी y/2 है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या है r' है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए r' की क्या वैल्यू हो। पहले यहाँ पर r दिया है, ये y दिया है, और दूसरी बार में क्या किया है, इसको इन्होंने बांध दिया ऊपर से, ये y/2 हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? आप ऐसे समझो कि ये रस्सियां ऊपर से इन्होंने बांध दिया आपस में, आधी दूरी तक बांध दी है। क्यों? आधी डिस्टेंस तक इनको आपस में बांधा हुआ है, बचा केवल कौन है, हाफ है, बचा केवल हाफ है। तो कह रहा बताओ अब कितनी सेपरेशन की वैल्यू हो जाएगी, क्या पूछ रहा है, अब कितना सेपरेशन हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेपरेशन, बनाइए। सेम क्वेश्चन है, चार्ज वही है, मास वही है, ये चार्ज क्यू है, मास भी दोनों में m, इधर भी m है, इधर भी m, दोनों साइड चार्ज वही है, मास वही है, दोनों साइड चार्ज वही है, मास वही है। चार्ज वही है, मास वही है।
which are same mass. अब देखिए tan थीटा इक्वल टू f अपॉन mg, रटा रटा बिल्कुल याद कर लीजिए हमेशा के लिए। अब आप यहाँ देखिए, जब आप tan थीटा निकालोगे बच्चा तो क्या मिलेगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r/2, ये y है तो tan थीटा लिखेंगे तो r अपॉन 2y, क्यों, और ये क्या मिल गया f की जगह k, और ये आ गया q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये हमारा mg आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है कि नहीं। ये क्या हो गया बताओ, r अपॉन 2y बराबर कितना k, और q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg आएगा। ये r स्क्वायर उठा के यहाँ ले आओ, r की पावर 3 अपॉन 2y बराबर है k q स्क्वायर अपॉन mg आएगा कि नहीं आएगा, नोट करिए इसको, क्यों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, थीटा है, ये कितना है r/2 है, ये y है तो r अपॉन 2y, ये आया k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और साथ में क्या लगा हुआ है mg लिखा हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे, ये है ना, ये पहले वाले डायग्राम के हिसाब से, ये जो पहले वाला डायग्राम है उसके हिसाब से। सेकेंड वाले डायग्राम में आई, सेकेंड वाले डायग्राम में tan थीटा लेना है, ये वाला एंगल मान लो है यहाँ पे थीटा है ना, ये आपका हो गया r'/2, क्यों, यही तो होगा। अगर आप यहाँ पर tan थीटा लेंगे तो क्या होगा, r' अपॉन 2 अपॉन y अपॉन 2 बराबर किसके आएगा, ये आएगा k, और q स्क्वायर अपॉन ये आएगा देखो r' का स्क्वायर, और mg आएगा, 2 कट गया, ये यहाँ लेके आया r' की पावर 3 अपॉन y, और ये आएगा k q स्क्वायर अपॉन mg, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई यहाँ। r की पावर r' की पावर 3 अपॉन y, k q स्क्वायर अपॉन mg है ये, हो गया। अब दोनों का अगर आप ध्यान से देखें तो RHS एक जैसा है, दोनों इक्वेशन का RHS देखो, इधर भी वही लिखा है और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो यहाँ पर r की पावर 3 अपॉन 2y बराबर क्या है, ये आएगा r' की पावर 3 अपॉन y हो गया कैंसिल, यहाँ से r' की पावर 3 r की पावर 3 अपॉन 2 आएगा, तो r' बराबर r अपॉन, और ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 2, ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 2, r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 आएगा, ये वैल्यू है। r' की वैल्यू है r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, ये वैल्यू है। ठीक, समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ये क्वेश्चन आपका नीट में आया है, नीट 2013 का है, हालांकि पेपर कैंसिल हो गया था, आउट हो गया था, उसके बाद जो है दोबारा हुआ था, लेकिन जो पहला वाला पेपर हुआ था उसी में आया है। आ गया समझ में सबको, कर ले जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन के नहीं। ये वाला याद रखा करो, tan थीटा कितना होता है f अपॉन mg, याद रहेगा, tan थीटा निकाला f निकाला, काम खत्म हो गया। हरा समझ में कि नहीं यार, tan थीटा निकाला f निकाला और mg तो है ही, डिवाइड कर दीजिए आपकी वैल्यू आ जाएगी।
हो गया बेटा, बेटा दे इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था, इसमें लिखा भी हुआ है आपकी बुकलेट में। यहां पर क्या था देखो, ये जो सेपरेशन है इनका ये आर है और यहां पर ये एल है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। भाई एल की क्या वैल्यू है, आर से बहुत ज्यादा है, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए दोनों बॉल पर चार्ज कितना है। क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन द बॉल्स, ये दोनों जो बॉल हैं इन पर चार्ज पूछ रहा है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉल्स, जो बॉल आप देख रहे हैं उन पर चार्ज कितना है ये पूछा जा रहा है। व्हाट आर द चार्जेस ऑन द बॉल्स। ठीक, इन्होंने लिखा हुआ है कि एल की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन में चार्ज पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉल्स। ठीक, चार्ज की वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द बॉल। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो सेंटेंस बोला है एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इसका क्या मतलब है। अगर एल आर से बहुत ज्यादा होगा तो ये जो एंगल होगा ये स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंगल स्मॉल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल क्या बनेगा बच्चा, स्मॉल बनेगा। और अगर एंगल स्मॉल बनेगा तो मैं आपको बता चुका हूं, साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। क्यों, साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1। टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। याद रहेगा, अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, कॉस थीटा टेंड्स टू 1, टेन थीटा टेंड्स टू क्या है, थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर साइन थीटा और टेन थीटा आपस में एक जैसे होंगे कि नहीं। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा टेन थीटा को लगभग बराबर और ये थीटा लिखा जा सकता है। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई एक होता है बराबर इक्वल का साइन और एक होता है लहराता हुआ इक्वल, लहरा ही रहा। तो ये होता है लगभग बराबर। क्या होता है ये, लगभग बराबर। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो ये r/2 है, ये l है। तो अगर आपने यहाँ पर साइन थीटा निकाल लिया तो ये आएगा r/2l। तो मैं ये कह रहा हूं इसको आप टेन थीटा की जगह लिख दो। कहां लिख दो, कहां लिख दोगे इसको, टेन थीटा की जगह लिख दो। अगर आप टेन थीटा की जगह लिख दोगे तो r/ आएगा 2l और ये वैल्यू कितनी आएगी, f की जगह कितना हो गया k, और ये आएगा q²/r² और mg आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, यहां से क्या मिलेगा, q² बराबर है mg/3/2l हुआ कि नहीं हुआ। क्यों, आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, q आएगा है ना √ऑफ कितना mg और r³ कितना होगा 2l के। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। नोट करिए, mg r³/2l के। r लिख लें, x लिख लें, बात वही है। हम लोग r लिख के चले आ रहे तो वही लिख दिया।
नोट कर लिया बेटा। अब आइए इसमें क्यों निकाल लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन बनता कैसे। अभी हम लोगों ने पहला किया टेन थीटा वाला लगाया, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया। अब आइए चार्ज वाला हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे देखिए मजेदार बात, इन्होंने कहा है कि ये जो दो बॉल हैं, दो स्फीयर हैं, ये इनका चार्ज धीरे धीरे लीक कर रहा है। क्या कर रहा है? ये बड़ी समस्या होती है। आपने ये मार्कर लिया, रगड़ लिया, चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। आपने मार्कर लिया, रगड़ दिया, चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ही इस पर चार्ज आया थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, न्यूट्रल हो जाएगा। कहाँ गया चार्ज? लीक कर जाता है। चार्ज लीक कर जाता है। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। वो आउटवर्ड होता है, वो चार्ज को रहने नहीं देता। प्लस वाला प्लस के बगल में रह नहीं पाएगा। क्या किसको नहीं समझ में आ रहा? और किस खाते गिरा देगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जैसे वही बगल में बेंच में कोई आगे बैठ जाता है, ज्यादा लोग हुए तो क्या होता है, किनारे वाले के बेचारे को धक्का ही लगा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि चार्ज के साथ भी ऐसे ही है, वो लीक करने लगता है। चार्ज क्या करता है बच्चा? लीक करने लगता है। एक दूसरे को धक्का देते हैं कि नहीं देते हैं? बताओ। एक ने दूसरे को धक्का दिया, तीसरे ने ऐसे करके दिया, तो ये लीक कर जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये दोनों चार्ज है, लीक कर रहे हैं। लीक करेंगे तो क्या होगा? बॉल पास आएंगे। बोलो बॉल क्या होगी? पास आएंगी। तो ये कह रहा है कि बताओ, अगर रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज जो है कांस्टेंट है, तो इनके पास आने की वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझे? बोलो। अगर इनका चार्ज लीक करेगा कांस्टेंट रेट से, किससे लीक कर रहा है? तो बताइए इनके पास आने की वेलोसिटी क्या होगी? ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बोलो। पास आने की जो वेलोसिटी है वो पूछा जा रहा है, क्या होगी। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले चार्ज निकालना है। अब आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो चार्ज है वो लीक कर रहा है। चार्ज जो है लीक कर रहा है। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है इसमें कि चार्ज जो है वो लीक कर रहा है। चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग एट कांस्टेंट रेट। लिख दे रहे हैं, चार्ज जो है वो लीक कर रहा है। चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग, चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग एट कांस्टेंट रेट। चार्ज जो है वो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर्स, है ना। स्फीयर्स की वेलोसिटी पूछ रहा है। नहीं डायग्राम दोबारा बनाइए जाए। हाँ, नोट किया आपने कि नहीं किया? चार्ज जो है वो लीक कर रहा है, और वो लीक कैसे कर रहा है बच्चा? कांस्टेंट रेट से। इसमें एक बात की गई है कि चार्ज जो है लीक कर रहा है किस रेट से? बताओ। कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है। इसमें एक बात आपको पता है, रेट लिखा हुआ है बेटा। रेट का मतलब यहाँ पर dq/dt है। ये है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। चार्ज के लीक करने की जो रेट है वो dq/dt है। मैंने एक बार बोला था, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ। फिजिक्स में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, एक रेट का होता है, रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट क्या होता है बच्चा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा कौन सा होता है? ग्रेडियंट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एक होता है ग्रेडियंट और एक होता है रेट। एक होता है रेट और एक होता है ग्रेडियंट। दो होते हैं यहाँ, एक आपका रेट है और एक आपका ग्रेडियंट। ठीक, हमें रेट की बात हो रही है।
तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, जो सामने है उसको डिफरेंशिएट करो। चलो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए यहां से। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dq by dt, और ये सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे। ये आएगा रूट ऑफ mg अपॉन 2lk और dy dt ऑफ r की पावर 3, dy dt ऑफ r की पावर 3। तो ये हमारा हो गया dq by dt, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है mg अपॉन 2lk। अब इसका डिफरेंशिएशन बड़ा मजेदार है, इसको आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते dy dt ऑफ r की पावर 3। क्यों? नीचे t लगाए ऊपर r लगाए। तो आप एक काम करिएगा, एक dr ऊपर लगाइएगा, एक dr कहाँ लगाइएगा? नीचे लगाइएगा। दो dr लगाइएगा बच्चा, एक dr कहाँ लगाइएगा? ऊपर, और एक dr यहाँ लगाइएगा नीचे। अब इस dr को यहाँ किसका दीजिए, dt को यहाँ ले जाइए। तो dy dt ऑफ ये हो गया r की पावर 3 और ये हो गया dr by dt। हो गया कि नहीं? ये dr यहाँ पे आ गया, d अपॉन dr ऑफ। अब ये देख रहे हो आप, r की पावर बेटा क्या था यहाँ? 3 नहीं था, 3/2 था, रूट भी तो लगा है, ये 3/2 था। अब ये देखो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dq by dt बराबर अंडर रूट ऑफ mg अपॉन 2lk, और ये आ गया देखो 3/2 और r की पावर 3/2 माइनस 1, और dr by dt वेलोसिटी होता है। नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगाया है बताओ? यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है, dy dx ऑफ x की पावर n, ये बराबर होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। क्या होता है ये? nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। आया समझ में कि नहीं आया? ये हमारा होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर हम लोगों ने पावर क्या लिखी हुई थी बताओ? 3/2 लिखी थी कि नहीं लिखी थी? पावर क्या लिखी हुई थी बोलो? 3/2। तो हमने क्या किया देखो, 3/2 को सामने ले आए, 3/2 माइनस 1 किया कि नहीं किया? और dr by dt को वेलोसिटी लिख के कोई गलत काम तो नहीं किया ना? dr by dt को भी लिख दिया यहाँ पर। ये हमारा रेट हो गया, क्या आएगा? mg अपॉन 2lk। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? छाप लिखते चलो साथ साथ, और घर में जाके कम से कम 2 से 3 बार कर लेना, और ना कुछ हो पाए तो लास्ट में आंसर याद कर लेना। काम करना, छोड़ना नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा। क्यों? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई जो मेथड समझ लें, मेथड समझ लें, जो मेथड ना समझ पाए वो आंसर याद कर लें, क्या प्रॉब्लम है ना? उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, बुरा मानने की बात नहीं। लोग कहते नहीं फिजिक्स वाला टीचर रटने के लिए कह रहा है। अब एग्जाम तो देना है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, वहाँ कौन सा, वहाँ तुम्हें ज्ञान लगाना है कि नहीं भैया पहले कैसे किया था। मैं बहुत बड़ा वाला ज्ञानी हूँ ऐसा तो। हाँ, एज अ टीचर अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं मुझे नहीं आता, सीधे फॉर्मूला याद कराऊँ तो गलत है। एज अ स्टूडेंट आपका कुछ नहीं, सब माफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब माफ है। बड़ा सब माफ मतलब ये नहीं कि पेपर पेपर आउट कराने लग जाए, ये ना कहते सर ने कहा था सब माफ है। क्यों? ऐसा नहीं, हमारे कहने से माफ करेंगे, ठीक है ना? तुम्हारे खान को छोड़ नहीं। यहाँ जो है dq by dt कितना आ गया बच्चा? dy है ना, dq by dt आ गया, ये कांस्टेंट है ना, और ये 3/2 माइनस 1 तो रूट r आ जाएगा, ये भी है। अब ये सब कुछ यहाँ ले आना, तो ये आएगा देखो 2/3, और ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2, और ये आएगा आपका lk अपॉन mg, और ये आ गया देखो कितना है, r की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आएगा r की पावर 1 माइनस 1/2 v आएगा कि नहीं आएगा? तो v आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर माइनस 1/2 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r आया कि नहीं आया? यही आंसर आपको दिया हुआ था उसमें, है ना? ये क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? पसंद आया? हाँ, 2-3 बार कर लेना घर में जाकर, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने लोग ये कहते हैं मेरे यहाँ नहीं कहीं भी पढ़ रहे हैं, बड़ा परेशान रहते हैं कि भाई फिजिक्स नहीं समझ में आती। नहीं, समझ में आती है, प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए सवाल नहीं लगते हैं।
क्वेश्चंस लगाओगे, धैर्य के साथ लगाओगे, 2-4 10 दिन 15 दिन लगातार पेशेंस रखोगे तो आपको निकलने लगेगी क्वेश्चंस। लेकिन अगर तुम सोचो फर्स्ट डे आए, 2 दिन आए, हफ्ते भर आए, 10 दिन आए और चमत्कार हो जाए, आपके सारे फॉर्मूले निकल लें, तो पक्का बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ऐसे लोग ही बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं जो फैसिनेशन में रहते हैं। जो आदमी जमीनी पे उसमें रहता है, जो आदमी ग्राउंड पर रहता है, हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, वो कभी इन सब के चक्करों में नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो आदमी फैसिनेशन में रहता है, वो फलाना है, वो एक फॉर्मूला बताएगा, उससे 10 सवाल निकल आएंगे, तो सोचो 10 फॉर्मूले बताए, 100 निकल आए, काम खत्म, क्वेश्चन तो 45 ही आ गए। नहीं समझे? अब वो चमत्कार के चक्कर में जो है फंस गया। अब उसका कुछ नहीं होने वाला है, सब्जेक्ट से नफरत हो जाएगी, उसको लगेगा सब्जेक्ट ही खराब है। जबकि आप देखें तो नीट के ही बहुत सारे बच्चे है ना, फिजिक्स में 150 नंबर, 140 नंबर। एक अभी स्टूडेंट हमारा बता रहा था, फोन आया था कुछ दिन पहले, रिपीटेड था, उसने ऐसे दे दिया था, इस बार एज का कोई फाउंडेशन था नहीं, पॉलिटी को बीएमएस वगैरह शायद कहीं से या जो भी कर रहा हो, या बीएससी वगैरह कहीं से कर रहा हो, तो काफी पुराना, मुझे विश्वास नहीं, इतने दिनों बाद फोन कर रहा है। तो उसने कहा कि सर मैंने इस साल नीट दिया था, और जो इतने साल बाद दिया है ना, नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे लॉकडाउन में, है ना, तो उसके बाद जो 137 नंबर है, कह रहा था तो सब था ही पुराना पढ़ाया हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपने ईमानदारी से जितना पढ़ा रहे हैं, अगर उतना भी कर लोगे तो आपके 130 140 नंबर, तो लोग इसको प्रचार करते हैं इतना सारा नंबर, हम तो कह रहे थे तो आ ही जाएंगे, हम तो प्रचार भी नहीं करेंगे। हर अगवान में नहीं आ रहा भाई, लोग कहते हो फलाने कितने आ गए ठिकाने के, हम तो कहते भी नहीं, क्यों? बच्चा अच्छा है तो आ ही जाएंगे भाई, हमारा कोई योगदान तो है नहीं। हमारा योगदान तो तब हो जब जितने लोग बैठे हैं सबके नंबर 140 आ जाए। हाँ भाई मैं बहुत बढ़िया टीचर। अब मान लो 4 लोग बैठे, 4 के आ गए, है ना, हम यहाँ मोहल्ले भर में गाते घूम रहे हैं, बहुत बड़े टीचर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो उसमें 4 लोग ऐसे भी तो बैठे जो पासे नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमारे एंड से ये कहना नहीं हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये कहना गलत बात है कि कोई भी टीचर हो ये। लेकिन हमने देखा होल्ड लगी हुई है, यूट्यूब में आप चले जाइए तो वीडियो में आधे घंटे पढ़ाएंगे और क्या करेंगे उसमें 20 मिनट ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे दूसरा जो पढ़ा रहा है वो एक तो गलत पढ़ा रहा है, और अगर वो सही भी पढ़ा रहा है तो हमारे नोट से पढ़ा रहा है। एक मैंने वीडियो देखा है, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा फिजिक्स वाला है वो मेरे वीडियो से पढ़ाता है, वो वाला मेरे से पढ़ाता है, वैसे उसी में लड़े पड़े। अनअकैडमी वालों का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें वो कह रहे थे वो मेरा कॉपी करता हूँ, अरे क्या लड़े पड़े हो, सबके सब कॉपी करते हो। लॉ तो कूलम का तुम्हारा है ही क्या भाई, लॉ तो कूलम का पढ़ा रहे हो, दोनों लोग कॉपी किए, ना तुम वैज्ञानिक हो ना तुम वैज्ञानिक, काहे लड़े पड़े? नहीं समझ में आ रहा। और ना तुम शुरुआत से पढ़ा रहे हो भाई, जब से टीचिंग प्रोफेशन शुरू हुआ है तो ना तो तुम फोरफादर हो कि नहीं भैया तुम ही ने पढ़ाना शुरू किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई कोई मान लो मार्केट का सीनियर टीचर है, कहे मैंने ही कोचिंग शुरुआत की तो माना जा सकता है, तुम तो आए अभी नए नए पैदा हुए हो। नहीं समझ में आ रहा? बोलो, जब तुमने पढ़ाई की तब हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? जितनी किताबें तुमने नाम नहीं सुनी होगी उतनी तुम कबाड़ी को बेच चुके हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, भाई सच्ची बात बता रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि जितनी बुक्स तुमने सुनी नहीं होंगी, भाई जैसे YouTube वगैरह में कई बहुत सारे लोग हैं, सब्सक्राइबर ही बढ़ गए, भोकाल मारने लगती है, बेसिकली इसका ये मतलब नहीं कि आपको सब्जेक्ट आने लग गया। नहीं समझ में आ रहा? बोलो भाई, YouTube में आप चले जाइए तो यूट्यूबर है, वहां में दौड़ाना करके देख रहे देखा, अब वो एक्टर अमिताभ बच्चन से अच्छा थोड़ा हो गया, अब भाई उसके सब्सक्राइबर हैं तो हो गए। भाई जो चीज बच्चों को पसंद आ गई हो गया, बच्चा बंदर एक समान। भाई ना बंदर बैठा 2 चांटे लगा के निकल लेता तो सोच के थोड़ा मार के गया, बच्चा बंदर एक समान, कोई उसका बात का वो नहीं माना जाता है, उसको जो पसंद आ जाए वैसा उसी मजा आने लगता है उसको। तो बेसिकली इन सब चीजों को लेकर के हम लोग अपने ऊपर घमंड करें तो ये गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि जितने लोग हमारे पास आए सब लोगों को समझ में आए, पहला स्टेप। दूसरा, आप अप्लाई करना सीख जाए, अप्लाई करना सीख जाओ, 25 से 30 क्वेश्चन सबके सही हो जाए, एक मिनिमम फिगर 100 मार्क्स की सब लोग अचीव कर लेंगे, तो ये 100 मार्क्स हो जाएंगे। उधर से बायोलॉजी केमिस्ट्री ठीक कर लोगे तो लगभग सबका कट ऑफ निकल जाएगा। फिर जिसका कॉलेज जो मिलना होगा वो अपनी किस्मत की बात है। भाई किसी को एम्स मिल गया तो आप कहेंगे भाई आपकी किस्मत अच्छी थी, 2 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, सीधे 400-500 बच्चों के ऊपर रैंक पहुँच गई, आप पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई? तो ये तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फैक्टर ये भी काम करने लगता है, इसको हम लोग लक फैक्टर बोलते हैं। हालांकि एज अ टीचर हम लोग लक फैक्टर की बात कम करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आपसे मेहनत करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तो फिर लक फैक्टर की बात आई कहाँ से? क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ना आप खाली बैठे हो ना हम खाली बैठे तो लक फैक्टर आया कहाँ से?
यहाँ लग फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप मेहनत करोगे, उम्मीद है उसका परिणाम मिलेगा। किसी को थोड़ा कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। क्यों? कई लोग कहते नहीं उसको इतना मिल गया, कोई बात नहीं, आगे तुमको ज्यादा मिल जाएगा, लगे रहो। आगे तुमको ज्यादा लगे नहीं रहोगे तो तुमको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक, कंप्लीट हो गया बेटा कि नहीं हो गया? तो मैंने आपको पेंडुलम वाले क्वेश्चंस कराए कि नहीं कराए? पेंडुलम वाले क्वेश्चन मैंने एक फॉर्मूला इतनी देर में याद कराया आपको, tan थीटा इक्वल टू f अपॉन mg। रट गया कि नहीं रट गया? tan थीटा इक्वल टू क्या रट गया बताओ? f अपॉन mg। सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। ये दो पेंडुलम का जो सेटअप आप अभी बना रहे थे, अभी जो आप दो पेंडुलम का सेटअप बना रहे हैं बार बार, उसकी जरा बात करते हैं। यहां पर ये दो पेंडुलम का सेटअप हम लोग बना रहे थे अभी तक। ये चार्ज क्यू है, ये मास एम है, ये चार्ज क्यू है, ये मास एम है ना, बात नहीं करें। अब ये दोनों यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे सेटअप को उठा करके हमने कहां डाल दिया है? इस पूरे सेटअप को उठा करके हमने कहां डाल दिया है बताओ? इस पूरे सेटअप को उठा करके हमने कहां डाल दिया है बताओ? है लिक्विड के अंदर डाल दिया है, पानी के अंदर डाल दिया है। इस पूरे सेटअप को उठा करके हमने लिक्विड में डाला। लिक्विड में डालने के बाद दोनों के बीच का जो एंगल है वो बदल नहीं रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। तो बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड क्या है? लिख लीजिए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि पूरा का पूरा सेटअप, होल सेटअप इज इनसाइड लिक्विड, whole setup is inside liquid and angle does not change. Find dielectric constant of liquid. बताइए। Whole setup is inside liquid and angle does not change. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये एंगल जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है? ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, बात को समझिए। कह रहे हैं कि बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा लिक्विड का? भैया एंगल बदलना चाहिए, एंगल चेंज होना चाहिए। उम्मीद तो यही थी कि भाई पानी में डाल दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो भी कारण हो ऐसा हो नहीं रहा है। तो पूछ रहा है बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड क्या होगा? व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड? बात को समझिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड क्या है ये पूछा जा रहा है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, जब लिक्विड नहीं था तब का डायग्राम तो आपको पता ही है। भाई ये फोर्स लग रहा था, ये mg लग रहा था, ये टेंशन हो रहा था, और यहां से अगर हमने मान लो दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया तो थीटा थीटा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों तरफ थीटा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बताइए। ये हमारा क्या हो गया बोलो? ये भी थीटा हो गया, ये भी क्या हो गया बोलो? थीटा हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनिए, लिक्विड आने के बाद क्या परिवर्तन होगा जीवन में? है क्या चेंजेस आएंगे इसके जीवन में? पहला तो अपथ्रस्ट लगेगा, वायंसी कहते हैं उसको, हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। क्यों भाई? एक क्या होगा? फोर्स बदल जाएगा। कौन सा बोलो? अपथ्रस्ट वाला बदल जाएगा। एमजी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ये देखो ग्रेविटी मीडियम पे असर नहीं पड़ता। ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, कूलम्स वाला फोर्स करता है। तो यहाँ पर एक फोर्स और बढ़ जाएगा, अपथ्रस्ट। क्या बढ़ जाएगा? एफ के नीचे यू लिखा है। क्या लिखा है? अच्छा थोड़ी हैंडराइटिंग हमारी गंदी, तो कई बार लोग पूछने भी आते सर एफ के नीचे फोर्स लिखा है ना, तो एफ यू। तो यहाँ पर ये क्या है? अपथ्रस्ट।
अच्छा दूसरी बात, जब मीडियम आता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका बदल जाता है। तो ये आपका एफ डैश हो गया, मान लो क्या हो गया ये, हाँ या ना, क्या हो गया ये एफ डैश, ये क्या हो गया अब थ्रस्ट हो गया, ये हमारा अब थ्रस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया एफ डैश। इतने तो परिवर्तन होगा, पहले वाला फोर्स अलग था जब मीडियम नहीं था। विदाउट मीडियम की अगर हम बात करें, है ना, विदाउट मीडियम की अगर बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला था टेन थीटा कितना था, एफ अपॉन एम जी था कि नहीं था। इसको तो लिख ही लिया करो, ये एक फॉर्मेलिटी है, लिख ही लिया हम लोगों ने। जब मीडियम नहीं था तब टेन थीटा कितना था बताओ, एफ अपॉन एम जी था कि नहीं था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया फोर्स आ गया बच्चा, कौन सा, अब थ्रस्ट, और ये भी बदल गया। मीडियम आने से फोर्स बदल गया कि नहीं बदल गया। और इसके बारे में भी आपको जानकारी है कि जो एफ डैश अपॉन क्या होता है, सॉरी एफ अपॉन एफ डैश होता है वो बराबर किसके होता है, के के। तो एफ डैश बराबर एफ अपॉन के आता है कि नहीं आता, ये तो आपको पता ही है। मीडियम के अंदर अगर आ गए तो फोर्स बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। मीडियम के अंदर आने से फोर्स बदल जाता है कि नहीं बदलता है, नोट करिए इतना, बनाइए इसको। नोट कर लिया। अब थ्रस्ट हो गया यहां से, टेन थीटा बराबर है एफ अपॉन एम जी। टेन थीटा हमारा कितना हो गया बोलो, एफ अपॉन एम जी हो गया। अब यहां पर आ जाइए, ये वैल्यू हमारी थीटा है, ये भी हमारा थीटा है, ये टी कॉस थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया टी साइन थीटा हो गया। आया समझ में कि नहीं आ रहा, बोलो टी साइन थीटा हो गया। तो यहां पर टी साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा बोलो, टी साइन थीटा बराबर किसके होगा, एफ डैश के होगा कि नहीं, बोलिए भाई सही है ना। टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एफ डैश। और इधर देखना जरा, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा है, ऊपर की तरफ एफ यू है, दोनों को मिलाकर के किसके बराबर है कि नहीं, कौन कौन बताओ। यहाँ पर टी कॉस थीटा और प्लस अब थ्रस्ट बराबर किसके, तो इसको उठाकर यहाँ ले जाओ ना, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, एम जी माइनस अब थ्रस्ट मिला कि नहीं मिला, याद रख दो इसके नीचे ये आएगा टी कॉस थीटा बराबर है एम जी माइनस अब थ्रस्ट। नोट करिए इसको, टी साइन थीटा एफ डैश है और टी कॉस थीटा आपका एम जी माइनस अब थ्रस्ट है। और दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमको टेन थीटा दोबारा मिल जाएगा, क्यों डिवाइड कर दो तो टेन थीटा बराबर एफ डैश अपॉन एम जी माइनस अब थ्रस्ट होगा कि नहीं होगा। ये पहली बार में टेन थीटा एफ अपॉन एम जी है, दूसरी बार में टेन थीटा कितना है, एफ डैश अपॉन एम जी माइनस अब थ्रस्ट है। ठीक, टेन थीटा बराबर है एफ डैश अपॉन एम जी माइनस अब थ्रस्ट। यहां पर टेन थीटा है एफ अपॉन एम जी, यहां टेन थीटा एफ डैश अपॉन एम जी माइनस अब थ्रस्ट। हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों को आपस में बराबर करिए, चलिए ये आपकी जो इक्वेशन है ना 1 और 3 है, ये दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। यहां से आएगा एफ अपॉन एम जी बराबर एफ डैश अपॉन एम जी माइनस अब थ्रस्ट। दोनों को बराबर करिए बच्चा लोगों, बराबर किया। यहां से देखो एफ अपॉन एफ डैश एम जी अपॉन एम जी माइनस अब थ्रस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से क्या होगा, दोनों को एफ अपॉन एफ डैश को जब डिवाइड करोगे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है कि mg को लिखा जा सकता है v रो जी अपॉन v रो जी माइनस v सिग्मा जी। अब इसको समझ लो रुक करके, है ना, लिख तो मैंने तुरंत दिया, समझाया बाद में, आदत है। तो यहाँ पर v क्या है, वॉल्यूम है, रो क्या है, डेंसिटी है इसकी बॉल की, तो v और रो मिला दिया, मास बना, और इनटू g लगा दिया, mg हो गया कि नहीं हो गया। सिग्मा किसकी, डेंसिटी लिक्विड की, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे लिक्विड वाली तो अब थ्रस्ट आ जाता है। जब प्लावन बल निकालते हैं, अब थ्रस्ट निकालते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वेट निकालेंगे तो बॉडी की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर दो नाम हम लोगों ने यूज किए, क्वेश्चन में दिए होते हैं। रो दिया है डेंसिटी ऑफ क्या, बोलो, बॉल, और सिग्मा क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिख लेना, यहाँ पर ये दोनों चीजें दिया है, और बी दिया है वॉल्यूम यानी कि आयतन, बना लीजिए यहाँ से। तो एक आपका mg हो गया और एक आपका थ्रस्ट हो गया। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आपने अब थ्रस्ट वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा ये, जब पढ़ लोगे तो बच्चों वाला काम है ये। वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करो, लिक्विड की डेंसिटी, अब थ्रस्ट निकल आता है। अब यहाँ कुछ मत करना, v और g डिवाइड कर देना। क्या कर देना बच्चा, v और g डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर रो अपॉन रो माइनस सिग्मा के बराबर है, क्या मिल जाएगा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा के बराबर है, नोट कर ले इसको, v रो जी अपॉन v रो जी माइनस v सिग्मा जी, और ये वैल्यू हमारी आएगी रो माइनस रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नोट कर ले इसको। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? कंप्लीट। तो k का क्या फॉर्मूला हो गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। रो क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ द बॉल, और सिग्मा क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नोट कर, ठीक।